डाइपोल, 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 दो हो गए। देन हमारा आयन एंड इंड्यूस्ड डाइपोल, देन डाइपोल एंड इंड्यूस्ड डाइपोल। और सबसे लास्ट जो पॉइंट था इसमें वीकर फोर्सेस के अंदर, दैट वाज इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस, दैट आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको भाई, बोलो भाई। यस, दैट आर कॉल्ड डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, एनी डाउट्स? तो लगभग सारे तो आ चुके हैं स्टूडेंट्स। नाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड। किसी का भी कुछ इसमें बचा है तो उसको मूव कर सकता है। कोई डाउट अभी लास्ट लेक्चर में? ओके, नो डाउट इन लास्ट लेक्चर। ओके, नया हम स्टार्ट करते हैं। अभी 19 ही लोग आए, चलो स्टार्ट करता हूँ। वैसे थोड़े बहुत अगर लेट भी आएंगे तो उनको एंट्री दे दूंगा मैं। समझ में आ गया? तो हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा स्टार्ट किया था, उसमें ये लिखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी होती है जब एफ ओ या फिर एन से अटैच्ड हाइड्रोजन किसी दूसरे एफ ओ या एन के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस से बाइंड होता है। वीकली अट्रैक्टिव फोर्स, एक्चुअल केमिकल बॉन्ड नहीं होता है। एक पे डेल प्लस होता है, एक पे डेल माइनस। मतलब डाइपोल्स ही हैं, बट स्पेशल डाइपोल्स हैं, स्पेसिफिक टाइप के हैं। एफ ओ एन से जुड़ा हुआ जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एटम है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हमने बोला था कि ई से जुड़ा हुआ एच, देन एक तीसरा एटम जो है ई डैश। ई जो है वो क्या हो सकता है, एफ ओ या फिर एन हो सकता है। सिमिलरली ई डैश भी क्या होना चाहिए, एफ ओ या फिर एन होना चाहिए। देन अगेन जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या होना चाहिए, इन तीनों में सर्टेनली एटलीस्ट क्या होना चाहिए, वन लोन पेयर। पहली कंडीशन तो इसकी ये है, दूसरी कंडीशन क्या है, सर्टेनली है एटलीस्ट वन लोन पेयर। ठीक है, तो हम फिर से लिख रहे हैं, देखो ध्यान से। तो भाई क्या मैंने बोला,
कि भाई ई जो है FON कुछ भी हो सकता है, और ई डैश जो है उसके पास में एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए। तो H पे क्या आएगा, डेल प्लस, बिकॉज ऑफ ई जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और S पे DL माइनस रहेगा, ये किसी से अटैच्ड होगा। नाउ ये जो बॉन्ड बन रहा है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये कैसे बन रहा है, ये बन रहा है हाइड्रोजन जो हमारे पास है, इसका अट्रैक्शन किसके साथ हो रहा है, इस लोन पेयर वाले ई डैश के साथ, तभी ये हमारा जो बॉन्ड है ये बन रहा है। अगर थोड़ा सा ध्यान देखोगे तो डाइपोल इसमें भी है, एक डाइपोल इधर है, एक डाइपोल इधर है, इनके बीच अट्रैक्शन लग रहा है, बट ये डाइपोल कैसा है, स्पेसिफिक है ना, कंटेनिंग H एंड FO या फिर N में से कोई एक। तो ये चीज ध्यान रखनी, इधर वाला जो डाइपोल भी डाइपोल ही है, बट ये भी क्या कर रहा है, FO या N रखता है, और एटलीस्ट क्या होता है, विद एटलीस्ट वन लोन पेयर, with at least one lone pair. These are the simple conditions. तो इसको नोट कर लें जल्दी से, फिर आगे बढ़े। कंडीशन जो सिंपल सी है, एक FO या N में से कोई एक एटम होगा, उसके साथ एक H सिग्मा बॉन्ड से बंधा होगा। देन ये जो H है ये किसी दूसरे ई डैश के साथ पार्शियली अट्रैक्ट करेगा, और जो हमारा वो ई डैश होगा वो FO या फिर N जो है इनके साथ में एक डॉटेड या डैश्ड अट्रैक्टिव फोर्सेस से बना होगा। ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन दीज टू मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। तो देख रहे हैं डाइपोल ही है, बट स्पेसिफिक डाइपोल्स। इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड connects the connects the hydrogen and hydrogen atom of a molecule with with more electronegative atom FO or N of other atom या other molecules, यहाँ पे molecule आएगा, which are adjacent to each other। जैसे ही पास पास आएंगे तो ये बॉन्डिंग वाला फोर्स लगने लगेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, जैसे हमारे पास आ गया H2O, तो ये डेल प्लस डेल माइनस डेल प्लस एक मॉलिक्यूल, अब एक दूसरा मॉलिक्यूल भी यहीं पे टहल रहा था H2O का, इस पे भी डेल प्लस, इस पे डेल माइनस, इस पे डेल प्लस। तो ये तो आपस में कैसे नहीं कनेक्टेड, बट एडजेसेंट है, पास पास है। इसका जो H एटम है इससे इलेक्ट्रोस्टैटिकली क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। यहाँ पे देखें, अगर इसके पास दो लोन पेयर है, हमें रिक्वायरमेंट तो सिर्फ एक की है, ये जो बॉन्ड बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। कुछ ऐसा ही H2S में भी होगा, लेकिन H2S के अंदर हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोल सकते हैं गाइस। H2S के अंदर हम इसको हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोल सकते हैं, नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो गारंटेड है कि हाइड्रोजन होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में FO या N भी होना चाहिए।
स्पेसिफिक कहाँ पे लिखा है मैंने निरंजन? स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक होता है, ये लिखा है कंटेनिंग या कंटेन्स हाइड्रोजन एंड एफ ओ और एन। इसको नोट करो, ये स्पेसिफिक डाइपोल है तो डाइपोल, बट ये एक्सट्रीम डाइपोल है। कैसे डाइपोल्स हैं ये? एक्सट्रीम डाइपोल्स, काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस वाले डाइपोल्स। फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ही अटैच कर रहा है दूसरे मॉलिक्यूल को, देन दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये इसकी स्पेसिफिसिटी है कि हाइड्रोजन एटम इज द की पैरामीटर। उसके साथ में एफ ओ एन तीन ऑप्शन हैं, दूसरी तरफ भी थ्री ऑप्शन आर देयर, एफ ओ या एन, बट हाइड्रोजन कांट बी रिप्लेस्ड इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। we cannot take here sodium, lithium or any other atom. We have to take the hydrogen atom यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। जल्दी से लिखें इसको, मैंने तुमको निगेशन से भी समझाया है कि ये हो सकता है, चलो ठीक है, लेकिन उसकी तरीके से अगर हम H2S को बनाए तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा, इट विल बी क्या होगा, सिंपल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। क्या है? सिंपल डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम कंपेयर करेंगे इसको नॉर्मल बॉन्ड से, लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन एक्चुअल केमिकल बॉन्ड्स, जैसे कोऑर्डिनेट। नहीं नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ और दिया होगा वहां पे, है ना, उसको एक बार रिपीट करो। वाटर जो है सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल में ऐसा होगा गाइस, ऐसे लिया, यहाँ पे Cl2 डाल दिया, देन इट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। यस, इट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, जब तक कि ये कैसा होगा, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। वाटर नहीं ले सकते गाइस, थोड़ा रिवाइज करके आओ। रिवाइज नहीं करोगे तो कंफ्यूजन होगा, और कंफ्यूजन होगा तो देयर विल बी ए लॉस ऑफ स्टडीज। अरे देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड इन वीकर देन, इसलिए मैं बोलता हूँ रिविजन इज, हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीकर देन एक्चुअल केमिकल बॉन्ड्स, गाइस, लाइक क्या क्या होते हैं वो, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ऐसा ना समझ लेना कि हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है,
एक्चुअल में वो बॉन्ड ही नहीं है, वो तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं जिसको हमने वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में रखा है और उसको नाम दे दिया है हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए, सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है हमारा आयनिक बॉन्ड, देन फिर कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट आते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट से भी वीकर है। हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी जो बॉन्ड एनर्जी रहती है पर मोल, पर मोल अगर मुझे बॉन्ड्स को ब्रेक करना होगा इस, ध्यान से देखना, उसकी वैल्यू कितनी होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी, एच बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? वो ऑलमोस्ट होती है 5 से 40 किलो जूल पर मोल के बीच में। मतलब देखो कितनी कम वैल्यू है। लेकिन अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी पर मोल बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए? सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे लिख लो सिंगल, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करें तो उसमें इससे कम से कम 5 टाइम्स 6 टाइम्स एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ना, और 10 टाइम्स तक चली जाती है। इतना याद रखना कि ये 10 टाइम्स लगभग स्ट्रॉन्गर होता है। कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है? लगभग 10-20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। 10 to 20 टाइम्स स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो आती हैं 200 to 400 किलो जूल पर मोल। ध्यान रखना, कितनी वैल्यूज आती हैं? 200 to 400 किलो जूल पर मोल। अच्छा तुम ये बताओ, अगर मैंने यहाँ पे लिया F, यहाँ लिया H, यहाँ लिया F और यहाँ लिया H। अब गाइस ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से। यस, स्क्रॉल करने क्या पहले, चलो पहले लिख लो, तुम कहाँ से लिखना बाकी है बताओ? जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं लिखे हैं क्या? सेकेंड पॉइंट, ओके, मीन्स इसमें सेकेंड पॉइंट, तो इसका पॉइंट 1 लिख लो, पॉइंट के नंबर लिखेंगे 1, इसको लिख लो 2। नाउ सेकेंड पॉइंट यू कैन नोट।
ओके, सिंपल सा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दिक्कत की बात नहीं, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देना है तुम लोग को, मीन्स हल्का फुल्का याद करना पड़ेगा इसमें, कुछ चीजें मैं याद करने वाली देता हूँ। अच्छा बताओ, ये बॉन्ड अगर है और ये बॉन्ड है, तो ये स्ट्रेंथ अगर बॉन्ड एनर्जी मान लो x किलो जूल पर मोल है, इसकी दे दी x किलो जूल पर मोल, इसकी दे दी y किलो जूल पर मोल, x इज ग्रेटर देन y होगा, बिकॉज y इज वीकर। पहली पॉइंट। सिमिलरली अगर मैंने बोल दिया ये एक्चुअल बॉन्ड है, ये जो है इसके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक्चुअल कोवेलेंट बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये क्या है, एक्चुअल कोवेलेंट बॉन्ड। यस यस यस, वेरी गुड। ये भी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड, और ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बताओ इसमें से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, एक्स और वाई। वेरी गुड निरंजन, वेरी गुड। इसमें वाई इज ग्रेटर देन एक्स होगा बॉन्ड लेंथ में, अगर ऐसे पूछ दिया एग्जाम में। अगर इस कितना आसान है। अब यहाँ पे देखेंगे, तीसरा पॉइंट जो है लिख लो। कितने पॉइंट लिखे टोटल तुम लोगों ने, गाइस जल्दी बताओ। 2 पॉइंट्स ना, 3 पॉइंट लिखो। कंपेयरिंग दी हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, कंपेयरिंग दी हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसके अंदर दो फैक्टर्स हैं, देयर आर 2 factors which affect the H bond strength। पहला फैक्टर क्या है, फैक्टर नंबर ए पे लिखेंगे कि जो हमारे पास H एटम है उससे कोवेलेंटली कनेक्टेड जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एफ ओ या एन, वो कौन सा एटम। दैट मीन्स हम लोग लिखेंगे पहला जो ए पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज ऑन एच एटम। ये जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, बिकॉज जितना ज्यादा डेल प्लस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। डेल प्लस चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम जितना ज्यादा होगा उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो ई से अगर हमारा एच जुड़ा है तो डेल प्लस ज्यादा कब होगा, जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस मोर डेल प्लस चार्ज। कितने लोग को ये समझ में आ गया, जितना ई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना डेल प्लस चार्ज बढ़ेगा। सही बात है कि नहीं। मान लो अगर मैंने दे दिया NH OH FH, तो बताओ यहाँ पे मैक्सिमम चार्ज किसमें होगा, डेल 1 प्लस
del 2 प्लस del 3 प्लस, बोलो किस में होगा? del 3 वाले में ना। del 3 पे जो प्लस है वो सबसे ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ फ्लोरीन। del 2 पे जो प्लस है और del 1 जो प्लस है वो सबसे छोटा होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को बढ़ाने पे गाइस H प्लस पे चार्ज बढ़ेगा, तो लिखेंगे चार्ज ऑन H proportional to electronegativity of attached atom, that is F O और N, इनमें से जो है उसके अकॉर्डिंग उसका डेल प्लस बढ़ेगा। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। बोलो कोई डाउट? ठीक है, इसके अंदर बी पॉइंट पढ़ लो। ए पॉइंट हमने लिखा है, ए पॉइंट में किसी को डाउट है क्या? हम लोग तीसरे पॉइंट में क्या कर रहे हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। उसके लिए दो फैक्टर हैं, डेल प्लस पे कितना चार्ज आएगा एंड बी जो है वो क्या है। बी जो पॉइंट है दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। बी पॉइंट ये है कि जो हमारा ई डैश है अटैच्ड वाला, उसके पास कितना लोन पेयर है, बिकॉज लोन पेयर जब तक देगा नहीं तब तक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी आएगी नहीं। तो बी पॉइंट है, बी पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन ई डैश, मतलब ई एच ई डैश, इसके पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कितनी है। अब गाइस तुमसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, तुम लोग ध्यान से बताना। ये भी क्या होगा, एफ ओ या एन? ये भी क्या होगा, एफ ओ या फिर एन? तीनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। एफ के साथ एफ हो सकता है, एफ के साथ ओ हो सकता है, एफ के साथ एन हो सकता है, लाइक दिस। नाउ सुने ध्यान से, बताओ ये लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है या ये लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है या ये लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल है? विच लोन पेयर इज मोर अवेलेबल फॉर डोनेशन? ध्यान से बताना सोच के। एन वाला, यस। बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एफ की सबसे ज्यादा है, तो एफ नहीं चाहता कि उसका इलेक्ट्रॉन कोई ले, छुपा के रखेगा उसको। ओ वाला थोड़ा बहुत दे देगा, एन सबसे ज्यादा देगा। तो लोन पेयर अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें है? इसके लिए अगर नंबर 1 दे रहे हैं, इसके लिए 2, इसके लिए 3, तो लोन पेयर अवेलेबिलिटी किसमें ज्यादा होगी गाइस? स्क्रीन दिख रही है ना? आई थिंक नहीं दिख रही। ओके गाइस,
अभी सही करता हूँ। परफॉर्मेंस। ओके, इधर चला गया यार ये। 1 सेकंड होगा, इसको मैं करेक्ट करता हूँ। ओके। अच्छा, अभी देखो आ गया। नाउ यू कैन सी द स्क्रीन गाइस। सुनो, एन ओ और एफ के अंदर लोन पेयर अवेलेबिलिटी, ये यहां से मैं इसको अलग कर रहा हूं। ये अलग चीज लिखी है, ये अलग चीज। लोन पेयर की गाइस, देखो इससे जो सबसे टफ सवाल पूछेंगे वो भी हो जाएगा। सबसे ज्यादा लोन पेयर अवेलेबिलिटी किसमें हो जाएगी? हम्म, गाइस, एन सर ओ एल, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो नंबर भी दिया था, वो चलो उससे भी काम नहीं चलता तो ऐसे लिख लो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गाइस। समझ में आया कि नहीं? भाई जितनी ज्यादा हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा रहे हैं, उतना एटम इलेक्ट्रॉन्स को देने की टेंडेंसी कम कर रहा है। वो नहीं चाहता कि उसके इलेक्ट्रॉन कोई ले ले। दैट मीन्स नाइट्रोजन विल इजिली गिव द लोन पेयर बट फ्लोरीन विल नॉट गिव। So this is the whole idea of comparing the हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। अब कब हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा? जब ये दोनों फैक्टर हमारे सपोर्ट में होंगे। मतलब डेल प्लस ज्यादा हो और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी हाई हो। तो हेंस हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ will increase on increasing del plus on hydrogen and on increasing lone pair availability, on attached atom, जो कि हमने यहाँ पे क्या लिया है, on ई, ई लिख लो, ई डैश। अब कंफर्म है तुम्हें ना? तो नोट करें भाई, जिनका कोई पॉइंट छूटा है, किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क वेरी इजीली आल्सो। देखें, एग्जांपल ले लेता हूं। कंपेयर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है गाइस, दे रहा हूं मैं। ए ऑप्शन है एफ एच एफ। बी ऑप्शन है एफ एच ओ। सी ऑप्शन है एफ एच एन। वैलेंसी भी दिखा दे रहा हूँ ऑप्शन की 2 3। डी ऑप्शन है
NHF. यस गाइस, नाउ यू हैव टू गिव द आंसर। ये इसके पास बॉन्ड लगा है। देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी हमेशा 3 दिखानी है, फ्लोरीन की 1 दिखानी है, ऑक्सीजन की 2 दिखानी है। डैश्ड मींस हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ए बी सी डी में कौन सा स्ट्रांग है? विच इज द मोर स्ट्रांग बॉन्ड? देखो एफ एच में तो हर जगह पे डेल प्लस तो सेम आएगा, नो प्रॉब्लम। यहाँ डेल प्लस बराबर ही आएगा, तो इसको हम लोग लिखते थे डेल वन, डेल वन, डेल वन। यहाँ डेल टू जो है वो कम आएगा, तो डेल वन प्लस इज ग्रेटर देन डेल टू प्लस। कितने लोग को ये समझ में आ रहा है? तो इससे तो एक बात पता चल गई कि जो हमारा डी होगा वो सबसे वीक होगा, बिकॉज डेल प्लस इज ओवरऑल डोमिनेट्स। ये क्या करता है? ओवरऑल डोमिनेट करता है। पहली बात तो ये याद रखना। तो ये तो डी वाला तो वीक जाएगा, साथ में इसके साथ एफ लगाया है तो वो इससे भी नॉर्मल कंडीशन में वीक चला जाएगा वो। लेकिन ए बी सी में कैसे कंपेयर करेंगे? ये लोन पेयर कम देना चाहता है, ये ज्यादा, और ये सबसे ज्यादा देना चाहता है। तो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा? सी। देन कौन सा होगा? बी। देन कौन सा होगा? ए। और देन कौन सा आएगा? डी। भाई इसमें तो डेल वन प्लस और डेल टू प्लस का ही फर्क है ना डी में। सी से लेके ए में क्या है? सब में डेल वन प्लस है गाइस, और डी में क्या है? डेल टू प्लस। इनमें कंपेयर करने के लिए क्या देखेंगे? लोन पेयर अवेलेबिलिटी, और इसको तो पीछे डाल देंगे बिकॉज डेल टू प्लस इज वेरी लेस। ऐसा सवाल भी पूछा जा सकता है जो आज तक नहीं पूछा गया, बिकॉज इट्स वेरी अनकन्वेंशनल टू आस्क, बट मैंने पढ़ा दिया है गाइस। तो कभी कभी इससे आ सकता है सवाल, क्योंकि है तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही ना। आगे बढ़ जाए। ओके गाइस। अब देखें भाई, पानी अगर है, पानी जैसे, तो हम देखते हैं पानी क्या होता है? सॉलिड होता है तो बहुत सॉलिड ही हो जाता है, लिक्विड होता है तो लिक्विड होता है, गैस होता है तो गैस होता है। फोर्स किसमें स्ट्रांग है? H2O सॉलिड। अब इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन में जो मॉलिक्यूल है वो तो सबका ही सेम है भाई। सॉलिड में भी वाटर मिलेगा, लिक्विड में भी वाटर मिलेगा, गैस में भी वाटर मिलेगा। क्या इसमें कोई फर्क है? फिर ये सॉलिड लिक्विड गैस क्यों बनते हैं? डेल्टा टू स्मॉलर कैसे मिला बच्चे? ओके, देखो बच्चे, ये नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो it will less attract the electron pair towards itself. F is more electronegative, it will more attract the electron pair towards itself. It will get more del minus, it will get more del minus. तो मतलब इसको मैं नॉर्मली समझाता हूँ, तुमने इंग्लिश से पूछा उसमें तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। सुनो ध्यान, सुनो ध्यान से। होता क्या है यहाँ पे, H और F के अंदर जब बॉन्ड डिक्री ये होता है, पार्शियल जो है बॉन्ड डीलोकलाइज होता है गाइस, तो इलेक्ट्रॉन पेयर F की तरफ जाएगा कि H की तरफ? बताओ। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है F की तरफ जाएगा, एंड F जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लोन पेयर तो उसके पास है ही, उसको छोड़ो। जो बॉन्डिंग पेयर है, जो दो जो रिंग में बनाया हमने, सर्कल किया जिनको, वो उसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट होंगे। नाइट्रोजन में वो कम शिफ्ट होंगे गाइस, सिंपल सा रीजन है भाई। जब F खींच रहा है तो डेल के ऊपर, सॉरी F के ऊपर डेल वन जो माइनस आया वो ज्यादा होगा,
और एन के ऊपर जो डेल टू माइनस आया वो कम होगा, बिकॉज ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। भाई एफ क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा शिफ्ट करता है, एच पे ज्यादा डेल प्लस आता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कम हो गई ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, वेरी वेरी डिक्रीजेस, या वेरी मच डिक्रीजेस। समझ गए, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए पानी के अंदर क्या हो रहा है, सॉलिड पे देखो ज्यादा फोर्स बढ़ रहा है, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो फेज चेंज होने पे स्ट्रांग होते जाएगी सॉलिड में। तो ये चीज हमें याद रखना है। तो लिखेंगे इन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस the extent of hydrogen bonding is dependent on the physical state of substance of substance। तो ये लिखेंगे strength of hydrogen bonding सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा होगी, देन लिक्विड स्टेट, और सबसे कम किसमें होगी, गैसीय स्टेट। जैसे अमोनिया ले लें, पानी ले लिया, ऐसे हाइड्रोजन फ्लोराइड आल्सो यू कैन टेक। In these type of compounds we have to notice this। ओके, ये अभी फिर से चला गया, कुछ प्रॉब्लम हुआ है इसमें, अभी सही करता हूँ इसको गाइस। नोट नोट करो फिर उसके बाद। अभी भर गया है। यस, यू हैव टू नोट इट। क्या लिखा है, इन अ पर्टिकुलर सब्सटेंस, फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस यू कैन आल्सो राइट फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। नोट कर लिया।
ओके, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, पानी जो होता है, वाटर इज अटैच्ड विद 4 other water molecules, ठीक है, थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसको याद रखना तुम्हें, ठीक है। अभी सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले बताओ, वाटर जो है इसके पास कितने एच हैं? ओ से जुड़े हुए 2, और वाटर के पास ओवरऑल मिला के हमारे पास टोटल के टोटल कितने हैं? 2 लोन पेयर्स हैं। देखना कैसे बनाएंगे। ऑक्सीजन बीच में रख लो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, टेट्राहेड्रल पोजीशन पे लोन पेयर, टेट्राहेड्रल पोजीशन पे लोन पेयर। तो ये हमें पता है, बट हम इसको इतना बड़ा नहीं बनाएंगे लोन पेयर को, हम इसको छोटा रखेंगे ऐसा। हमें पता है टेट्राहेड्रल होगा। अब ये क्या होगा, इसको एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। चारों जगह, हर ये लोन पेयर जो है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करेगा, ये हाइड्रोजन जो है ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करेगा। तो जो ये वाला एच है ये एक ऑक्सीजन से जाके मिलेगा, ऐसा बोलेगा चलो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग करी जाए। फिर फर्दर यहाँ पे ऐसे रोक देंगे इसको। ऐसे ये वाला एच जो है ये एक दूसरे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बंधा होगा, ऐसे लाइक दिस। ऐसे ये वाला जो है ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से बंधा होगा, इससे बंधा होगा हाइड्रोजन से, ठीक है। और ये वाला जो एच है ये भी किसी एक डैश डैश करके हाइड्रोजन से बंधा होगा, लाइक दिस। So this is the actual hydrogen bonding in water. One water molecule is surrounded by another 4 water molecules. तो ये H2O होल 5 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो H10O5 इस तरीके से याद रखें। तो ये फॉर्मूला H10O5 नहीं पूछते तुमसे, तुमसे पूछते एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने से बना होता है, तो बोलेंगे 4 एंड अदर से। ओके, तो जो हाइड्रोजन चैप्टर है उसके इसमें इसके बारे में और भी पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि उसमें मेनली हमको यही पढ़ाना रहता है। तो वहां पे हम लोग इसके बारे में और भी चीजों को पढ़ाई करेंगे। अभी के लिए ऐसे ही याद रखो। आगे बढ़े चले। टेट्राहेड्रली अरेंज्ड है, एक वाटर मॉलिक्यूल से 4 और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल पोजीशन पे अरेंज्ड है। कैसी पोजीशन पे अरेंज्ड है? टेट्राहेड्रल पोजीशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3। तो ये टेट्राहेड्रल पोजीशन पे एक्चुअल में कैसे रहते? अरेंज। इसको याद रखना, sp3। अब उसके बाद सिमिलरली जो HF होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड हैविंग मैक्सिमम strength for a homomolecular,
या सेम मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो सबसे स्ट्रॉन्ग एचएफ में बनेगा। और सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर सिमिलर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि फिर हमारे पास दूसरा कोई फैक्टर रहेगा नहीं। तो एचएफ में ऐसे करके बॉन्डिंग होती है, लाइक दिस, ठीक है। तो अब ये जो बॉन्डिंग हो रही है एचएफ में, ये ऐसे लीनियर नहीं होती, ये ऐसे कैसे नहीं होती, लीनियर नहीं होती है। इसमें होता है जिगजैग वाला पैटर्न। एफ ऐसे रहता है और यहाँ पे एच, फिर इससे एच एक अटैच्ड होता है, फिर उससे एफ आता है, फिर इससे एक एच अटैच्ड होता है, फिर उससे एक एक्चुअल में एफ, फिर उससे एक आता है एच। और इस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 3 और एक और यहाँ पे 4, लाइक दिस। तो ये जिगजैग शेप में अरेंज्ड होते हैं, लीनियर नहीं होता है, ऐसे याद रखना है इसको। एच एफ मॉलिक्यूल होगा, देन यहाँ पे क्या होंगे इसके पास, ये वाला लोन पेयर जो तीसरा वाला था ये इसके साथ अरेंज्ड है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिक्वायरमेंट है ना ये लोन पेयर की। ऐसे यहाँ पे भी सिमिलरली, यहाँ पे भी इस तरीके से ये अरेंज रहते हैं। तो हमें याद रखना है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में ये कैसा होगा, जिगजैग होगा, लीनियर नहीं होगा। आगे बढ़े। बोलो जल्दी से। नेक्स्ट आएगा हमारे पास टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक जो पढ़ा है उस पर तो सवाल तुम्हें मिलेंगे नहीं देखने को ज्यादा, बहुत ही ग्रामरिक नॉलेज था, रूट लर्निंग वाला बेसिक चीजें थी, उस पर पूछते नहीं है कुछ भी। जो सवाल आता है वो इस पे आता है, इसको स्टार मार्क कर लो। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो तरीके की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें पढ़नी है। पहला पढ़ना है इंट्रा मॉलिक्यूलर और दूसरा पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है बोलो, इंटर मॉलिक्यूलर। कल बताया था ना ये पढ़ना है। इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन या इन से मॉलिक्यूल, विद इन अ मॉलिक्यूल होता है। ये कहाँ पे होता है, विद इन वन मॉलिक्यूल। और ये क्या होता है, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच होगा, ये दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक इंट्रा है एक इंटर है।
कोई डाउट इंट्रा और इंटर समझने में? इंट्रा का मतलब क्या होता है, अंदर ही कोई जो है रिएक्शन हो रही हो, कोई फेनोमेना हो रहा हो। इंटर का मतलब डिफरेंट डिफरेंट के बीच में होता है। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। पहले जो लिखते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ये तब पॉसिबल होता है जब हमारे पास कोई ऐसा बेंजाइ कोई बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड हो जिसके अंदर जो ऊपर वाली कंडीशन दी है, ओ से जुड़ा हुआ एच या एफ से जुड़ा हुआ एच, ऐसा कुछ मिल जाए, और उसी मॉलिक्यूल के अंदर एक दूसरा ई डैश वाला एटम एफ ओ या एन मिल जाए और वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हो जाए, तो लिखेंगे इट इज पॉसिबल व्हेन वन एटम, एटम कौन सा होना चाहिए, एफ ओ या एन, is attached with H atom and another atom FO or N is also present in same molecule and they can attract with each other। they मतलब हाइड्रोजन एटम और ये अनदर एटम, with each other within a molecule, within the molecule, जो भी मॉलिक्यूल हमारा है उसी के अंदर हो जाए, and form a H bond। ये देखो गाइस, इसका तरोताजा एग्जांपल ले लेते हैं। सबने पता है ये होता है फिनॉल, इसमें हम लगा देते हैं यहाँ NO2 तो नाम हो जाता है नाइट्रोफिनॉल। क्योंकि ये ऑर्थो पे लगा है इसलिए इसका नाम है ओ नाइट्रोफिनॉल। ये सब चीजें मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, और ऑर्थो पैरा इसे पढ़ाया कि नहीं। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा खोल के देखते हैं। ऑक्सीजन है बेंट, ये ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है ना, तो यहाँ पे इसका शेप कैसा आएगा, बेंट शेप आएगा, ऐसा कुछ आएगा गाइस, बेंट वाला। और यहाँ जो नाइट्रोजन है ये NO2 है जिसमें कि बॉन्ड्स बने हैं, तो sp2 वाला आता है गाइस, ये ऐसा वाला आता है sp2 वाला। यहाँ रेजोनेंस भी है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कोऑर्डिनेट है, इन दोनों में रेजोनेंस भी होता है, तो ओवरऑल यहाँ पे बॉन्डिंग होती है। ये जो बॉन्ड बन रहा है दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामोलिक्यूलर। कितने लोग को समझ में आ गया ये, क्या पॉसिबिलिटी है? यस, इट इज पॉसिबल। कितने मेंबर्ड रिंग बन रही है वो, चिलेशन की वजह से। चिलेशन का मतलब होता है रिंग फॉर्मेशन। यहाँ जो रिंग फॉर्मेशन हो रहा है कितने मेंबर की है वो गिनोगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, 6 मेंबर्ड रिंग इज फॉर्मिंग, वेरी स्टेबल होती है, रिंग इज फॉर्मिंग ड्यू टू एच बॉन्डिंग, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आ रहा है? इंट्रामोलिकुलर, यस यस, इंट्रामोलिकुलर ये है स्टार्टिंग से।
आगे बढ़ जाएं। अच्छा, हो गया ना इंट्रामोलिकुलर वाला। आगे बढ़े, इंट्रामोलिकुलर पे आ जाए। नेक्स्ट देखो, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर का मतलब बता चुका हूं, जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच हुआ। व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड, जितना अभी तक पढ़ा था वो सब इंट्रा ही था। HF में, H2O में कैसा हो रहा था? इंट्रा। इंट्रा की इंटर, इंटर सॉरी, इंट्रा तो पढ़ा दिया ना। तो जितना अभी तक पढ़ रहे थे सब कैसा था? इंटर मॉलिक्यूल फॉर्म when a hydrogen bond forms between two or more different molecules। क्या समझ में आया? अच्छा बताओ, ये हमने लिया सेम कंपाउंड जो अभी लिया था, बट इसका इस बार हमने मेटा ले लिया। बोलो गाइस, क्या यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर होगा या इंटरमोलिकुलर? कौन सी वाली होगी बॉन्डिंग? विच इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू यू? हमारे पास एक मॉलिक्यूल नहीं, हमारे पास सोल्यूशन में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। मेटा नाइट्रोफिनॉल के भी हैं और आर्थो नाइट्रोफिनॉल के भी हैं, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर। तो उसमें तो इंटर ही पॉसिबल हो पाएगी ना सिर्फ। क्योंकि ये यहाँ से यहाँ पे बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। इट इज नॉट इफेक्टिव, इतना लंबा बॉन्ड नहीं बन पाएगा ना। तो यहाँ से यहाँ पे पॉसिबल है। तो इसमें क्या होगा? इंट्रा होगा, सॉरी इंटर होगा। इंटर मतलब दो अलग अलग के बीच। कैसे इंटर होगी? इंटर मॉलिकुलर कैसे होगी? गाइस देखो, इंटर का मतलब है टू और मोर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच करा दें, ऐसे है। अब इसमें दूसरा वाला हम लेके आ जाएं, फिनॉल, ऑर्थो नाइट्रो ही लेके आ जाएं, तो यहाँ पे पॉसिबल तो है गाइस, इनके बीच में। है कि नहीं है? बोलो, है पॉसिबल? ये कैसी हो रही है? इंटर मॉलिक्यूलर। हाँ वेरी गुड, ऐसे ही इसमें भी हो सकता है, मेटा में भी। ऐसे ही मेटा में भी हो सकता है गाइस। ये है। और इसमें दूसरा मॉलिक्यूल अगर आ जाए तो वो इसके साथ कर सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
तो ये कनेक्ट किधर से हो पाएगा? एक यहाँ पे बनाया है तो दूसरा इधर बना दो। ठीक है, मेटा वाला। ये से कनेक्ट हो जाएगा। गॉट इट? ये दोनों सेम है। दीज आर सेम एक्चुअली। दीज आर नो डिफरेंट। देयर इज एक्चुअली रेजोनेंस इन दिस। तो वो हमें पता लगाने की जरूरत नहीं है, दीज आर सेम। समझ में आया निरंजन? भाई इसमें रेजोनेंस हो रहा है ना। दीज आर नॉट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे इधर होगा वैसे उधर होगा। समझ में आया खुशी तुम्हें? अच्छा, तुमने पूछा था। तो ये प्लस माइनस चार्ज जो है ये पूरे पे आ जाएंगे। माइनस हाफ इस पे ले लो, माइनस हाफ इस पे ले लो, ऐसा भी कर सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ, और स्क्रॉल करना पड़ेगा क्या? ये तो लिख लिया था ना। अच्छा, मतलब डाउन करना है। डन। देखो इससे प्रॉपर्टीज पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। यस, आराम से बना लो इसको। देन वी विल डिस्कस व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स। ओके, डन। वेरी गुड। तो आगे बढ़ते हैं, इसके कंपेरिजन से कुछ सीखते हैं। ओके, सबका हो गया। इफेक्ट क्या पड़ते हैं सॉल्युबिलिटीज के ऊपर एंड कंडक्टिविटी या स्टेबिलिटी के ऊपर, वो सारा हम देखेंगे।
तो हमने देख लिया कहाँ इंट्रा पॉसिबल है और कहाँ पे इंट्रा पॉसिबल नहीं। ये दोनों मैंने तुमको दिखाई दिया आज। अब बताओ इसके अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे में ज्यादा एग्रीगेट हो रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर एग्रीगेशन किसमें ज्यादा हो रहा है? एग्रीगेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ईच अदर, मतलब ओवरऑल कहाँ पे बड़ा जायंट स्ट्रक्चर बनेगा। इंट्रा में तो अंदर ही फंस गया ना भाई, इंट्रा में तो क्या हुआ, एक ही में हो पाया, इतना ही बन पाया ना। इंटर में देखोगे गाइस तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमने जैसे इधर बनाया था वैसे ही यहाँ पे भी तो कोई इसके साथ करने आएगा, तो ऐसे जायंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ये जायंट है और ये स्मॉल है, तो एग्रीगेशन किसमें ज्यादा हो रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर में हो रहा है ना, इंटरमॉलिक्यूलर में ज्यादा हो रहा है देवांगी, यस करेक्ट। कितने लोगों को ये समझ में आया कि इंटर वाले में एग्रीगेशन ज्यादा होगा? तो बताओ अगर मैं पूछूं ये एक फिनॉल है और एक ये फिनॉल है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा? इसमें एग्रीगेशन ज्यादा है, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है और ये पैरानाइट्रोफिनॉल है, पैरानाइट्रोफिनॉल। इंटर वाले में ज्यादा होगा ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होगा। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? भाई जो ज्यादा एक दूसरे में लंबी चेन बना रहे हैं, एक दूसरे में कनेक्ट हो रहे हैं, उसमें ज्यादा होगा पैरा। वेरी गुड। समझ में आ गया? अच्छा दोनों में वोलेटाइल कौन सा होगा, विच विल बी मोर वोलेटाइल? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कंपेयरिंग टू पैरा नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल विच विल बी मोर विस्कस, मीन्स फ्रिक्शन किसमें ज्यादा होगा लेयर्स के बीच? विस्कस का मतलब क्या होता है, कौन सा जिसमें रेजिस्ट टू फ्लो, रेजिस्ट टू फ्लो कौन सा ज्यादा होगा? भाई जिसमें मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा बंधे होंगे वो ज्यादा विस्कस होगा, तो विच विल बी मोर विस्कस? पैरा इंटर वाला ज्यादा विस्कस होगा। इस तरीके से डेंसिटी भी किसकी ज्यादा होगी? पैरा वाले की। गाइस समझ में आ रहा है कि नहीं सारा ये? वोलेटाइल कौन सा ज्यादा होगा, विच विल बी मोर वोलेटाइल, ऑर्थो या पैरा? ऑर्थो और
मेटा ले लो, ऑर्थो या पैरा ले लो, विच विल बी मोर वोलेटाइल? विस्कस नहीं समझा, अभी भी समझाता हूँ रुको। वोलेटाइल का मतलब टेंडेंसी टू चेंज इन वेपर्स, टेंडेंसी टू चेंज इन वेपर्स। कौन वेपर में ज्यादा चेंज होगा? भाई ऑर्थो में क्या है, ऐसे पड़े हुए हैं, रिंग 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 रिंग। और मेटा वाले में क्या है, ऐसे है, जुड़ते जा रहे हैं। इसको उड़ाना आसान है, नीचे वाले को या इसको? इसमें इंटर मॉलिक्यूलर है, इसमें इंट्रा है। किसको हम जल्दी से उड़ा सकते हैं? बोलो गाइस, ऑर्थो को या मेटा और पैरा को? विच इज मोर वोलेटाइल? वोलेटिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ऑर्थो वाले की ज्यादा होगी ना, क्योंकि ऑर्थो वाला एग्रीगेट नहीं है, ऑर्थो वाला एसोसिएटेड नहीं है। विस्कोसिटी का मतलब होता है लिक्विड की लेयर्स के बीच कितना फ्रिक्शन फोर्स है। ये लिक्विड लेयर्स हैं, ये क्या है, लिक्विड लेयर्स। इनके बीच क्या होता है, फ्रिक्शन। इसको क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। ये फ्रिक्शन है जो क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट द फ्लो ऑफ लिक्विड। तो बताओ, हनी है और मिल्क है, विच इज मोर विस्कस? गाइस बताओ। हनी है एंड वाटर है, विच इज मोर विस्कस? यस। कितने लोगों, मेरी स्क्रीन ब्लैक हो रही है, किसके किसके लिए हो रही है, हैंड रेज करो भाई। गाइस, किसी के लिए हो रही है क्या? हाउ मेनी ऑफ यू? आप सेकंड, ऐसा क्यों होता है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप सेकंड के लिए कितनी बार हो चुकी है? 5 to 7 टाइम्स? अभी हो रही है क्या, अभी? नाउ, राइट नाउ? इट्स यस और नो? देन इट्स, देन नो प्रॉब्लम। विस्कोसिटी कितने लोगों को समझ में आया? विस्कोसिटी कितने लोगों को समझ में आया? अच्छा, उस समय भी मतलब ब्लिंक कर रहा है? तो देखो, ब्लिंक तो नहीं करना चाहिए। अभी होता है तो बताना, है ना? जब ब्लिंक करे तो बताना। ऐसा ब्लिंक यहाँ पे नहीं कर रहा है, उधर कर रहा है, मीन्स कनेक्शन का कुछ जाने वाला जो उसका रहता है, प्रोग्रामिंग, उसमें कुछ दिक्कत है। ओके गाइस, लिख लिया? एनीथिंग रिमेनिंग इन दिस?
ओके, बताओ पानी में कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा, ऑर्थो और मेटा? ये एक चीज छूट गई है। बोलो, इंट्रा वाला ज्यादा होगा और इंटर वाला? दैट इज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल, विच विल बी मोर soluble इन वाटर? इसके पास वोलेटाइल तक स्क्रॉल करें, ये है वोलेटाइल का। डन। लिख लो भाई। अब उसका आंसर बताओ जो हमने पूछा है, आखिरी सवाल आज का। सॉल्युबल कौन सा ज्यादा होगा, किसमें ज्यादा साइट्स बची हैं वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की? भाई इसके अंदर तो क्या हो गया, साइट्स तो खत्म हो गई ना, ये तो ऑक्युपाइड है ना पहले से। तो वाटर जो आएगा इसमें क्या होगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं पा रही। लेकिन यहाँ पे तो इसके पास में अवेलेबिलिटी है ना, क्योंकि ये तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के रूप में, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। तो वाटर वाला आकर के क्या इससे बॉन्ड हो सकता है? गाइस बोलो, यस और नो? ऐसे, ऐसा। तो वाटर में कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा, विच वन विल बी मोर सॉल्युबल, ऑर्थो और पैरा और मेटा, विच विल बी मोर सॉल्युबल? मेटा और पैरा मोर सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बढ़ेंगे। किसी को कुछ नोट करना बचा है क्या? डाउट्स एनी इसमें जो पढ़ाया अभी? एंड डाउट्स तो यू कैन आस्क। विस्कोसिटी समझ में आया? फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स। वोलेटिलिटी का मतलब टेंडेंसी टू इवेपोरेट। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ के फिर आईयूपीएससी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वो इसके नोट्स में शेयर करूंगा तुम्हें, ठीक है गाइस। अभी क्लास है क्या? यस सर। इसके बाद में ना? ठीक है, मैं वो सुना देता हूँ सर को। चलो बाय, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, है ना।